नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त कानूनी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारी सीरीज के इस केस 7 में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के एक बेहद खास मामले के बारे में। निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य 1969। ये वही केस है जिसने स्प्लिट कन्फेशन रूल की मजबूत नींव रखी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर अदालतों के काम करने का तरीका इससे कैसे बदल गया। चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम द हाफ ट्रू कन्फेशन डिलेमा को समझेंगे, फिर आएंगे निशिकांत झा के इसके फैक्ट्स पर और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी और इस फैसले के पीछे का लॉजिक क्या था। उसके बाद इसकी तुलना करेंगे पुराने पलविंदर कौर केस से और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी की टेकअवेज के साथ इस चर्चा को रैप अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द हाफ ट्रू कन्फेशन डिलेमा, यानी आधे अधूरे सच की उलझन। यहाँ एक बहुत ही हाई स्टेक्स सवाल उठता है, क्या किसी कोर्ट को एक कन्फेशन यानी इकबालिया बयान को पूरी तरह से जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अब जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां एक आरोपी अपना जुर्म तो कबूल कर रहा है, पर उसी सांस में कुछ ऐसी कहानियां भी जोड़ रहा है जिससे वो खुद को बचा सके। बयान का आधा हिस्सा उसको फंसा रहा है और आधा हिस्सा बचा रहा है। क्या ऐसे में पूरे बयान को एक ही मानना जरूरी है, या इसमें से सच और झूठ को अलग किया जा सकता है? यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी पहेली है। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ और देखते हैं निशिकांत झा केस के एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे जिसने इस उलझन को कोर्ट के सामने ला खड़ा किया। अब देखिए, इस सिचुएशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि बयान के अंदर का जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप बाहर आता है। पहले स्टेप में आरोपी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, दूसरे स्टेप में उस बयान का एक हिस्सा उसको सीधे तौर पर क्राइम में फंसाता है यानी इनक्रिमिनेट करता है। लेकिन तीसरे स्टेप पर ध्यान दीजिए, उसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा उस काम को जस्टिफाई करने की या उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। ये क्लासिक सिचुएशन है जहां सच और सेल्फ डिफेंस आपस में उलझे हुए हैं। तो कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अब इस पूरे स्टेटमेंट को एक पैकेज डील मानना पड़ेगा? आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से इसके लीगल फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन से डील करते हैं, और इसमें सेक्शन 30 स्पेसिफिकली को एक्यूज्ड यानी सह आरोपी के कन्फेशन के बारे में है। खैर, इन नंबर्स में हमें ज्यादा नहीं उलझना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी आज की चर्चा इन्हीं प्रोविजंस और इनकी इंटरप्रिटेशन के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। यहां चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं और यहीं से जन्म होता है स्प्लिट कन्फेशन रूल का। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस रूल के मुताबिक एक कन्फेशन को हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो बयान के सिर्फ उस हिस्से को एक्सेप्ट करे जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, यानी जिस पर भरोसा किया जा सके, और उस हिस्से को उठाकर बाहर फेंक दे जो झूठा या बनावटी लग रहा हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी वाकई एक गेम चेंजर है। तो इस पूरे मैटर का कोर पॉइंट क्या है? कोर्ट कन्फेशन के सच्चे हिस्से को एक्सेप्ट कर सकती है और झूठे हिस्से को रिजेक्ट कर सकती है। इसे एक एग्जाम गोल्ड लाइन मान लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये एग्जैक्ट कोड बहुत काम आता है। इस लैंडमार्क जजमेंट का सीधा सा मतलब ये था कि अब कोर्ट्स को किसी बयान को सिर्फ इसलिए कूड़ेदान में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा झूठ मिला हुआ है। सच को झूठ से कानूनी तौर पर अब अलग किया जा सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, रैशनल बिहाइंड द डिसीजन। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फ्लेक्सिबल रास्ता क्यों चुना? इसे इस टेबल के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब कोर्ट किसी झूठे या अनट्रस्टवर्दी हिस्से को रिजेक्ट करती है तो उससे सीधा फायदा ये होता है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स यानी खुद को बचाने वाली झूठी कहानियों का मिसयूज रुक जाता है, और दूसरी तरफ जब रिलायबल पोर्शंस को एक्सेप्ट किया जाता है तो कोर्ट बस सच्चाई पर फोकस कर पाती है। एविडेंस को इस तरह बारीकी से इवैल्यूएट करने से जस्टिस डिलीवर करना और बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। पांचवा सेक्शन, द पलविंदर कौर कॉन्ट्रास्ट। ये कंपैरिजन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे जरूरी टूल है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करती है कि हमारा कानून वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। 1952 के पलविंदर कौर केस में रूल बड़ा रिजिड था। कन्फेशन को या तो पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट, उसे तोड़ना मना था। पर उसके ठीक ऑपोजिट 1969 के निशिकांत झा केस ने आकर इस रिजिड रूल को बदल दिया और कोर्ट्स को यह पावर दी कि वो सच और झूठ को अलग कर सकें। लीगल एग्जाम्स के लिए इन दोनों केसेस को कंट्रास्ट करना एक गारंटीड विनिंग स्ट्रैटेजी है। और इसके साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर,
की टेकअवेज एंड कंक्लूजन। आइए इस पूरे एक्सप्लेनर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो यहां है कुछ एसेंशियल टॉपर ट्रिक्स। पहला, हमेशा इस विषय पर बात करते हुए इसे पलविंदर कौर 1952 के साथ कॉन्ट्रास्ट करना है। दूसरा, स्प्लिट कन्फेशन रूल टर्म का एक्सप्लिसिट मेंशन जरूर होना चाहिए। और तीसरा, ट्रस्टवर्दी पार्ट, इस एग्जैक्ट फ्रेज का यूज हमेशा होना चाहिए। ये पॉइंट्स क्लियरली दिखाते हैं कि ये केस क्रिमिनल ट्रायल्स को कितनी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ विश्वसनीय सबूतों पर ही फैसला हो। तो एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर किसी कन्फेशन को स्प्लिट किया जा सकता है, तो जजेस आज के मॉडर्न कोर्टरूम्स में ये परफेक्टली कैसे डिटरमाइन करते हैं कि आखिर कौन सा हिस्सा वाकई ट्रस्टवर्दी है? क्या यह दूसरे एविडेंस से क्रॉस रेफरेंस करके तय होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस रूल की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है और फ्यूचर केस लॉज का एनालिसिस करने की भूख जगाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।